हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक दूसरे के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एक नई बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है ट्रांसलेटर जॉब में। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग फादर ऑफ ऑल बैंक्स बोलते हैं, उसमें एक वैकेंसी आई हुई है जिसका जो डेजिग्नेशन का नाम लिखा गया है असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के नाम से है, इन ग्रेड ए। उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे ज़्यादा डाउट तो क्वालिफिकेशन को लेकर आ रहा है, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने उसको ब्रेक डाउन किया, वो बताऊँगा। बाकी अदर चीज़ें क्या है उसको मैं वो देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रही है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसका नोटिफिकेशन नंबर ये है। पोस्ट का जो हमारा इसमें बहुत सारे वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट है इसमें एक्चुअली। तो इसमें से हमारा वाला जो है नंबर 4 में है, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा ग्रेड है। ये हमारे लिए, हमारे पोस्ट के लिए है, ट्रांसलेटर के लिए है। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं अगर, तो ये उसका डिटेल दिया हुआ है। यहाँ से उन्होंने कितने वैकेंसीज है वो यहाँ पे डिटेल दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले नंबर 4 में हमारा असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा इन ग्रेड है। टोटल युवा जनरल की वैकेंसी 2 है और एक वैकेंसी ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए है। टोटल 3 हो गई। टोटल वैकेंसी हमारी क्या है, 3 है। बाकी एससी एसटी का कुछ भी इसमें केस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ओवरऑल टोटल 3 वैकेंसी है। इसमें से आपको 2 है जनरल वालों के लिए और एक है हमारा ओबीसी एनसीएल के लिए। टोटल 3 वैकेंसी आपको अप्लाई करने को मिलेगा। अब यहाँ पे सारा डिटेल दिया है उसके बारे में, कौन कौन सा चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट कि हम लोग कब इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जो हमारा लिंक ओपन होगा आरबीआई की वेबसाइट पे जाके www.rbi.org.in पे आपको जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा स्टार्ट होने वाला है 11 जुलाई से। मतलब आज मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और ये 31 जुलाई 31 जुलाई इनका लास्ट डेट है। शाम को 6 बजे तक आपको फॉर्म में भरने को दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर देखिए एग्जाम का डेट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। यहाँ पर 16 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता होगा हमारा एसएससी जीएसटी एग्ज़ाम कब है हमारा, वो हमारा 12 अगस्त को है। उसके जस्ट 4 दिन के बाद ही 16 अगस्त को उन्होंने डेट दिया है कि इसका एग्जाम होगा सैटरडे के दिन। जी देखिए, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे दिया डिटेल में असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा इन ग्रेड है, नंबर 4 पोस्ट जो हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे एज ऑन जो एज है उनका 1 जुलाई उन्होंने कट ऑफ डेट रखा हुआ है। 1 जुलाई 2025 को मान के चले हमारा कट ऑफ डेट। उस हिसाब से आपका एज कितना होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव द 21 ईयर्स एज, मिनिमम 21 होना चाहिए एंड मस्ट नॉट हैव द अटेन द 30 ईयर्स। तो 21 से लेकर 30 ईयर्स उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर क्राइटेरिया। जनरल वालों के लिए 30 तक है, जनरल कास्ट का वो आपको अप्लाई करना है। बाकी उसके बाद जो अदर्स कास्ट में आता है, जिस कास्ट में, उसके हिसाब से उनको ऐसे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आगे बोला गया कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न बिटवीन इस वाले डेट में 2 जुलाई 1995 से लेकर नॉट लेटर ऑन 1 जुलाई 2024। तो इन दोनों डेट के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप एकदम इजीली क्वालिफाई है जनरल कैटेगरी से ही। अगर इसके आगे पीछे हो जा रहा है डेट के हिसाब से तो फिर यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा रिलैक्सेशन। जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल पीएचडी जो लोग कर रहे हैं, मान लीजिए उनको यहाँ पे क्या बोला, अपर एज लिमिट उनको छुट्टी दी गई 2032 तक है। मतलब जो लोग भी पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी होल्डर होंगे मान लीजिए, उनको 2 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। बाकी लोगों के लिए 30 था, पर जो पीएचडी वाले उनके लिए 32 लास्ट होगा। उसके बाद बोला जा रहा है देन मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन applicable to SC, ST, R and OBC category even having PhD will be 5 year, 3 years respectively. If posts are reserved for them then cumulative benefit are not allowed. So यहाँ पे बोला गया है, सिंपल सा लॉजिक है। आपका जो कास्ट में आ रहा है SC, ST और OBC वाले के सबको एज इट इज है। OBC को यहाँ पे 3 साल का है, SC, ST को यहाँ पे 5 साल का मिलने वाला है। अब यहाँ पे दिया गया जॉब का जो रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको कौन सा काम एक्चुअली करना पड़ेगा सिलेक्शन के बाद, यहाँ पे वो डिटेल दिया गया है। लिखा ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी करना एंड वाइस वर्सा फॉर द वेरियस रेफरेंस डॉक्यूमेंट मैनुअल एंड अदर पब्लिकेशन ऑफ द बैंक एंड अरेंजिंग द प्रिंटिंग देयर फॉर। जो भी काम है या जो आपका ट्रांसलेशन का वाला काम हो गया, प्रिंटिंग का काम हो गया, वो सारा आपको मैनेज करना पड़ेगा इसमें। सेकंड नंबर बोला गया इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द यूज ऑफ हिंदी इन द बैंक। तो सरकार का जो भी दिशा निर्देश आता है कि हिंदी को कैसे हमको इंप्लीमेंट करना है गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उस तरह का जो भी रहेगा, तो जो बैंक में जो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा वो वहाँ पे गाइडेंस आपको देना पड़ेगा। वो सारी चीज़ों में आपको इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है आपका काम का। तीसरा बोला गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिंदी टीचिंग स्कीम फॉर द बैंक स्टाफ। तो जो लोग भी बैंक में काम कर, जो बैंक के एम्प्लॉय है, उन लोगों को हिंदी सिखाना है। ये जिम्मेदारी भी किसकी रहेगी, जो लोग यहाँ से सेलेक्ट होकर जाएंगे, अभी जो राजभाषा में जाकर असिस्टेंट में यहाँ पर मैनेजर बनेंगे, उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि ये सारा काम को उनको करना पड़ेगा। आगे यहाँ पे दिया गया क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे सिंपल से मैं बताता हूँ क्वालिफिकेशन को। मैंने हालांकि लास्ट में वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, डिटेल में मैंने ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पर जो 4 उन्होंने ऑप्शन दिया गया, इन चारों में से आपके पास कोई भी एक होना चाहिए। यहाँ पे और उन्होंने करके दिया हुआ है। 4 में से कोई भी अगर एक है तो आप उसके लिए इजीली एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। चारों को मैं आगे डिस्कस करता हूँ डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है एग्जाम के बारे में। एग्जाम का डिटेल कैसा रहने वाला है इस पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में बोला गया, यहाँ पे पेपर 2 पेपर होने वाला है। पहला है सेशन थ्रू द एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो 2 स्टेज होगा, एक पर आपका एग्जाम होगा और दूसरा हमारा इंटरव्यू होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो इसमें यहाँ पे 2 स्टेज उन्होंने डिक्लेयर किया है। पहला है कि उनका एक एग्जाम होगा और फिर उसका इंटरव्यू होगा। दोनों का मार्क्स को जोड़कर वो फाइनल सिलेक्शन आपका लेने वाले हैं। जहाँ तक बात करते हैं एग्जाम के बारे में, तो यहाँ बोला एग्जामिनेशन विल वी हैव 2 पेपर्स। एग्जाम में भी 2 पेपर रहने वाले हैं आपका। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होंगे, ऑनलाइन होंगे, एंड पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप कंप्यूटर या पेपर बेस्ड एज अंडर। सो आप वो डिसाइड नहीं किया गया है तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है या तो कंप्यूटर में हो या पेपर में होगा, आगे बता दिया जाएगा आपको। फिलहाल जो पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पेपर 1 जो हमारा
MCQ होने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें क्या क्या आने वाले हमारे, तो रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस ऑफ द स्पेशल रेफरेंस फॉर द बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगा वो, और टेस्ट ऑफ द प्रोफेशनली नॉलेज एंड इंक्लूडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे याद है 35 और लास्ट में 45 का है, टाइमिंग में दिया गया है। टोटल आपको यहाँ से 30 हो गया 60 एंड 20 46, यहाँ पे टोटल 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है आपका पहला वाला, 2 आवर्स का पेपर होगा हमारा पेपर 1, और जो वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। अब फिर दूसरा दिया है सब टोटल में यहाँ पर सेकंड में पेपर 2, पेपर 2 क्या हो गया हमारा, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव है, ये भी हमारा होने वाला 50 मार्क्स का, और ये हमारा 1 घंटे का है, मतलब टोटल 3 घंटे का एग्जाम हो गया। तो 2+1 3 आवर्स का आपका टोटल एग्जाम होने वाला है, जो आपका पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर होगा। और पेपर 1 कितने का आपका टोटल 150 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है पहला वाला, और जो पेपर 2 है वो आपका 50 मार्क्स का होगा, मतलब कितने हो गए 150 + 50 200 मार्क्स हो गए, और आपका 35 मार्क्स का आपका इंटरव्यू दिया उन्होंने, टोटल मिला के 233, सो 235 ये आपका फाइनल स्कोर रहने वाला है एग्जाम में टोटल। और आपका जो एग्जाम होगा वो हो जा रहा है आपका 200 का टोटल, और प्लस आपका 35 का इंटरव्यू है, तो ये मिला के टोटल आपको जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 235 में बनने वाली है। यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने एग्जाम के बारे में, कैसे कैसे बोल रहा है, जो आपका पहला पेपर रहने वाला है, जो आपका MCQ होगा उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है आपके वहाँ पर रॉन्ग आंसर के लिए। पेपर 2 जो एग्जाम का है वो हमारा 1 आवर का होगा, 50 मार्क्स का रहने वाला है। हाँ, मेन चीज़ यहाँ पे क्या बोला गया है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द सेम डे इन द सेम सेशन विदाउट एनी ब्रेक, मतलब आपको पहला पेपर 2 घंटे का था हमारा पेपर 1, और जो पेपर 2 था हमारा वो हमारा था 1 घंटे का, टोटल 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। बोल रहा है दोनों पेपर सेम डे लिया जाएगा और बिना किसी ब्रेक के, मतलब सेम एक साथ में आपको 3 घंटे का एग्जाम ये होने वाला है, दोनों मिलाकर जो थ्योरी का आपका एग्जाम हो जाएगा पहला वाला। ओके, फिर जाने से बोला गया कैंडिडेट में चूज द हिंदी और इंग्लिश एज देयर मीडियम ऑफ इंटरव्यू, फिर आपका जो इंटरव्यू होने वाला है उस पर भी चाहे तो आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश किस में देना है। पेपर 2 ऑफ सच कैंडिडेट हु स्कोर सफिशिएंटली हाई एग्रीगेट मार्क्स एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच टेस्ट इन पेपर 1 as decided by the board would be assessed for the candidate who will be shortlisted for the interview based on the total marks obtained in the paper 1 and paper 2। so paper 1 and paper 2 को दोनों को मिलाकर आपका फाइनल कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, एंड द फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू, और आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपका एग्जाम का मार्क्स और आपका इंटरव्यू का मार्क्स को जोड़कर बनाया जाएगा। ये था आपका एग्जाम के बारे में डिटेल दिया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें बोल दीजिए, जो हमारा सर्टिफिकेट वगैरह SC ST वाले OBC का जो है उन्होंने एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया है, आपको उस फॉर्मेट फॉलो करके आपको बनाना है। यहाँ पे कुछ कंडीशन भी उन्होंने दिया गया कि आपको जो OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो आपका इस वाले डेट मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर होना चाहिए, बट नॉट लेटर ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। जो हमारा फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो हमारा है 31 जुलाई, और आपका हो गया यहाँ पर April 1। सो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपका वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ऐसा वो मेंशन यहाँ पे कर रहे हैं OBC वालों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और ये NHR 5 में आप क्लिक करके यहाँ पे जो फॉर्म का जो फॉर्म आप अच्छे से देख पा रहे हैं एक बार। अब यहाँ पे आगे कितना फ़ी लगेगा, तो फ़ी की बात करते हैं अगर हमारे, तो जो SC ST और PWD कैंडिडेट हैं उन लोग यहाँ पे 100 रुपीज़ प्लस GST लगने वाला 18% का, और जो हमारा OBC में आएंगे या फिर जनरल कैटेगरी में आएंगे या EWS में आएंगे उन लोग को यहाँ पर 600 रुपीज़ फी देना है आपको, 600 अब प्लस 18% GST आपको यह लगने वाला है फ़ी के तौर पर। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से सैलरी के बारे में, अगर कितना मिलेगा हमें, तो जो फॉर ग्रेड ए ऑफिसर है उनके लिए यहाँ पर टोटल स्टार्टिंग का जो बेसिक है वो हमारा बोला है 62,500 बेसिक रहने वाला है, प्लस इसके ऊपर बहुत सारे हमारे जो एक्स्ट्रा अलग अलाउंस वगैरह है, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, यहाँ पर लोकल कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, DNS और DH बोलते वो हो गया, सबको मिला जुला कर आपको अप्रोक्सीमेट बोल रहा गया 1,22,692 रुपये के आसपास अभी मिलेगा आपको ये वाले DA के रेट से। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका मिल रहा है आपको यहाँ पे, 1,22,000 बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, स्पेशली हिंदी या ऑफिसर के हिसाब से देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा है। जो हमारी SSC GST की वैकेंसी आती है उससे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल सैलरी आ रही है एक तरह से ग्रॉस में। फिर आगे देखते हैं कुछ और इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हम लोग ध्यान रख सकते हैं एक बार। यहाँ पे फिर उन्होंने कुछ दिया परसेंटेज, जिसका अगर स्कोर वगैरह जो आपका क्वालिफिकेशन में CGPA में दिया गया उसको कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया, 60%, 50% और 50% ऐसे दिया गया है। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा अपना CGPA कन्वर्सन को। ये हमारा कुछ एग्जाम के सेंटर्स हो गए जहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर पढ़ने वाला है। एग्जामिनेशन में भी हेल्ड एज द फॉलोइंग सेंटर्स, ठीक है, यहाँ पे उसका कोडिंग दिया गया है आपको, साथ ये जब फॉर्म फिल यहाँ पर चॉइस आपको फिल करना पड़ेगा आपको कहाँ चाहिए एग्जाम का सेंटर। कुछ अदर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से फिर कैसे आपको अप्लाई करना, हाउ टू अप्लाई, जो वेबसाइट दी गई है www.rbi.org. यहाँ पे जाकर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट। बाकी इसके नीचे लास्ट में आप जाइएगा तो यहाँ पे कुछ उन्होंने अपेंडिक्स दिया गया है, इसमें एनेक्स्चर वगैरह है, उसमें उन्होंने फॉर्मेट दिया है आप कैसे कैसे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, आपका साइन कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें आप उसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। फॉर्म भरने से पहले एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाइए कैसे क्या करना है,
ताकि फॉर्मेट में कोई गलती आपको ना हो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जिसका मेन पार्ट था हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है उसको हम डिटेल में करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला जो पेज था हमारा, वहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने टोटल 4 यहाँ पे दिया है, मेंशन किया है क्वालिफिकेशन में 1, 2, 3 एंड 4। ये जो है कुछ हद तक मैं बोलूँगा थोड़ा डिफरेंट है, जो हमारा नॉर्मली एसएससी जीएसटी में जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है उससे थोड़ा ये थोड़ा डिफर है। चलिए हम देखते हैं कैसे ये डिफर है। यहाँ पे आपको कुछ बातें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हर जगह पे मेंशन किया उन्होंने सेकंड क्लास करके। ये सेकंड क्लास क्या होता है आपको इसे पता होगा, जो हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करके मार्किंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, जो डिपेंड करता है हमारा परसेंटेज के ऊपर में। तो अगर परसेंटेज की बात करते हैं, अगर जो लोग मान लीजिए लाते हैं 60% है या एबव उसके ज़्यादा ला रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वो हमारा बोर्ड में फर्स्ट आ गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो फर्स्ट डिवीजन जो है हम जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं 60% एंड एबव वाले को। और जहाँ तक बात करते हैं सेकंड डिवीजन की क्या है, तो इसको हम लोग सेकंड डिवीजन या सेकंड क्लास आप बोल सकते हैं। तो वो हमारा हो गया 50% से लेकर 60 का ठीक जस्ट नीचे तक, मतलब 59.99 अगर किसी का आया हुआ है मान लीजिए और 50 से ऊपर आया हुआ है तो वो कहलाएंगे सेकंड डिवीजन में। ठीक वैसे अगर हम बात करते हैं थर्ड डिवीजन वाले को कि वो क्या हो जाएगा हमारा, तो 40 से लेकर 49.99, मतलब अभी ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 49.99 को हम लोग राउंड फिगर 50 नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो 49.99 ही रह जाता है एक्चुअली। तो जो सेकंड डिवीजन वो क्या हो गया, मतलब 50% आपका मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, तो क्या होंगे आप एलिजिबल है इस वाले फॉर्म में भरने के लिए। यहाँ पे जो उन्होंने जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है हर जगह उन्होंने सेकंड क्लास मेंशन किया हुआ है। आप देखिए स्टार्टिंग में बोला है सेकंड क्लास हर जगह, मतलब सेकंड क्लास मतलब क्या, आपको मिनिमम चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात क्या बोला है, आपको पता होगा जो हमारा ये जो पोस्ट है ये स्पेशली पोस्ट है हमारा ट्रांसलेटर के लिए, इसमें क्या हमारा हिंदी और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब वो आपके लैंग्वेज पर कितनी पकड़ है वो डिपेंड करता है इस जॉब को पाने के लिए। इसलिए यहाँ पे हर क्वालिफिकेशन उन्होंने जो कॉम्बिनेशन मांगा है आपको हमेशा हिंदी और इंग्लिश का जो है कॉम्बिनेशन उसको आपको फुलफिल करना है, जो हमारा एज इट इज़ जीएसटी में भी था सेम टू सेम यहाँ पर भी उसमें। तो आपको खाली ये 2 पॉइंट क्या रखना है, एक हो गया हमारा 50% चाहिए सेकंड क्लास के लिए, और दूसरा हमारा क्या हमारा हमें हिंदी और इंग्लिश ये दो जो कॉम्बिनेशन है इसको हमको फुलफिल करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अभी देखिए यहाँ से जो मेरा सबसे पहला वाला जो वहाँ ऑप्शन दिया है उन्होंने उसमें क्या क्या बोला है, पहला ऑप्शन बोला है सेकंड क्लास मतलब 50% हो गया, मास्टर डिग्री इन हिंदी जो एमए इन हिंदी एंड हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। अब देखिए समझिए क्या बोल रहा है, 2 चीज़ बोला उन्होंने। पहला बोला एमए होना चाहिए आपके पास, एमए किस में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, तो एमए इन हिंदी हो गया, क्लियर है। अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट एमए नहीं किया मान लीजिए तो आपको क्या होना चाहिए, एमए इन हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहिए। तो आप देखेंगे बहुत लोग क्या है मास्टर्स इन करते हैं ट्रांसलेशन, वो भी एक तरह का है, वो इसी में आ रहा है, वो एमए इन ट्रांसलेशन होगी एक तरह से। तो जो लोगों ने अगर एमए इन ट्रांसलेशन किया हुआ मान लीजिए तो वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे, या तो एमए हिंदी हो या फिर एमए ट्रांसलेशन हो। तो ये क्या हो गया हमारा पहला पार्ट हो गया फुलफिल, क्या हो गया हमारा हिंदी फुलफिल हो गया। अब क्या चाहिए उनको, अब चाहिए उनको इंग्लिश। हमेशा आपको याद रखना है आपको हिंदी इंग्लिश फुलफिल करना है, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं वो एक चीज़ मांगते हैं अपना मास्टर डिग्री में और दूसरा मांगते हैं हमारा वो बैचलर डिग्री में, ये उनका चलता है कॉम्बिनेशन वगैरह। यहाँ पे क्या हो गया उन्होंने मास्टर्स में उन्होंने मांगा हिंदी, इस बार बच क्या गया हमारा इंग्लिश, वो कहाँ चाहिए हमें, चाहिए हमारा देखिए लिखा हुआ डिग्री लेवल, डिग्री से बोलते हैं हम लोग जो हमारा ग्रेजुएशन है ना। मास्टर्स क्या हो गया हमारा वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, और जो हमारा बैचलर वो हमारा हो गया ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पे हो गया एमए इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट, प्लस यहाँ पे देखिए हमें लिखा ना विथ, मतलब साथ में चाहिए, तो विथ मतलब प्लस हो गया, और चाहिए इंग्लिश चाहिए उनको, कैसे चाहिए, एज ए सब्जेक्ट चाहिए, कहाँ पे चाहिए, ग्रेजुएशन में। तो ये हमारा हो गया इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल, मतलब आपने अगर बीए किया है, बीकॉम किया, बीएससी कुछ भी किया होगा बैचलर डिग्री में, वहाँ पर अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है आपने, तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे उसको भरने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला मीडियम हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं मेंशन किया, मीडियम वाला की यहाँ पे बात नहीं की है, आपको प्रॉपर एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए वो। अब सब्जेक्ट में यहाँ पे देखिए इलेक्टिव हो कंपलसरी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया, खाली बोला है आपने इंग्लिश पढ़ा हो एज ए सब्जेक्ट, आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे भरने के लिए। तो एमए इन हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन हो गया एमए, अब प्लस चाहिए इंग्लिश, इंग्लिश हो गया हमारा ग्रेजुएशन लेवल पे एज ए सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा पहला नंबर। अब देखिए जो हमारा सेकंड नंबर पॉइंट बोला वो कुछ हद तक मिलता जुलता है हमारे फर्स्ट वाले से ही। सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला है, फिर से आ गया सेकंड क्लास मतलब कितना हो गया हमारा 50% सेकंड क्लास, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल अलॉन्ग विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। आप देखिए यहाँ पे एक नया चीज ऐड हो गया, पहले यहाँ बोला डायरेक्टली बोला एमए इन इंग्लिश होना चाहिए। अब यहाँ एमए इन इंग्लिश हो आपके पास डायरेक्ट क्या होना चाहिए वो 50%, क्योंकि हमारा सेकंड डिवीजन चाहिए, सेकंड क्लास चाहिए, वो हो गया, प्लस साथ में चाहिए आपको हिंदी। इस बार उन्होंने मास्टर्स में मांगा इंग्लिश, क्या बच गया हमारा हिंदी बच गया। हिंदी कहाँ चाहिए, आप चाहिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, तो बोला हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए इन ग्रेजुएशन लेवल पे, क्लियर है। प्लस अलॉन्ग विथ बोला है पीजीटी, अब देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन मतलब पीजीडीटी। तो जो लोग पीजीटी किए होंगे वो वाला फॉर्म को भर पाएंगे। पहले वाले ऑप्शन में पीजीटी नहीं मांग रहा है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे बोला केवल एमए इन हिंदी था और था इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, क्लियर है। सेकंड वाले में क्या बोला उल्टा हो गया, उसका एमए चाहिए इंग्लिश में, जब इंग्लिश हो गया बच गया हिंदी, हमारा हिंदी चाहिए हमारा ग्रेजुएशन लेवल पे,
और साथ में चाहिए हमारा एक पीजीटी। अब जो लोगों ने किया होगा पीजीसीआर वो यहाँ पे नहीं भर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे। एसएससी जीएसटी में पीजीसीआर एलिजिबल है, क्योंकि वहाँ पे दिया रहता है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, और दिया रहता है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, बट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया डायरेक्टली विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रांसलेशन, मतलब पीजीटी चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे आप, तो पीजीसीआर वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें सेकंड ऑप्शन हो गया। तो नंबर 1 नंबर 2 क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ। नंबर 1 बहुत ईजी था, वहाँ पे चाहिए था एमए इन हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट था। और सेकंड वाले में क्या हो गया, एमए इन इंग्लिश हो गया, क्या बच गया हमारा हिंदी, तो वो चाहिए हिंदी हमारा ग्रेजुएशन लेवल पे, और साथ में चाहिए हमारा पीजीडीटी। पर ऑप्शन 1 में उन्होंने पीजीडीटी मेंशन नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 2। अब अगला जो हमारा है 3 नंबर, वो सबसे ज़्यादा डिटेल में मैं उसको सबसे लास्ट में करूँगा। उसके पहले मैं आपको नंबर 4 कर देता हूँ, और फिर मैं नंबर 3 को बाद में डिटेल करता हूँ। मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ विच वन मस्ट बी सेकेंड क्लास। अब देखिए आप क्या बोला है, आपको बोला यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए, लेकिन किस में होना चाहिए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा नीचे कमेंट में, इजी कर दिया आपके लिए। एमए इन इंग्लिश होना चाहिए पहला बात, प्लस एमए इन हिंदी, तो मतलब आपको डबल चाहिए एमए, यहाँ पे डबल एमए मांग रहा है वो, है ना, डबल मास्टर डिग्री मांग रहा है। एक एमए इन हिंदी होना चाहिए और एक एमए इन इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश तो इंग्लिश क्लियर हो गया, लेकिन अगर हिंदी आपके पास नहीं है, मान लीजिए हिंदी में अगर किसी ने वही फिर वही किया, हिंदी ट्रांसलेशन वाला क्या है, मास्टर इन ट्रांसलेशन किया है, तब भी वो एलिजिबल होंगे, ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ पे कोई पीजीटी इस पर नहीं मांग रहा है। और क्या बोला है, कंडीशन बोला है खाली आपने जो दो एमए किया, 2 मास्टर डिग्री किया, उसमें से बोला है ऑफ विच वन मस्ट बी सेकंड क्लास, मतलब 2 मास्टर डिग्री में से किसी भी एक मास्टर डिग्री में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए, है ना। आपने एक मास्टर डिग्री किया है, आपने दूसरा वाला किया है, आपका पहले वाले में अगर 50 मान लीजिए 53% आ गया, ठीक है, दूसरे वाले में 40% आ गया, तब भी आप एलिजिबल है, क्योंकि आपका यहाँ बोला किसी भी एक में आपका होना चाहिए सेकंड क्लास। सेकंड क्लास मतलब क्या होगा, 50% होना चाहिए, तो आपका ऑलरेडी यहाँ फुलफिल है। अगर मान लीजिए आपका दोनों मास्टर डिग्री में 48 आया है, किसी में 49 आया हुआ है, तब आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपका मास्टर डिग्री तो हो गया, मान लें आपने इंग्लिश वाला हो गया, हिंदी दोनों हो गया, करेक्ट है, लेकिन आपका परसेंटेज वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है डबल मास्टर डिग्री होना चाहिए, एक हिंदी में होना चाहिए, दूसरा इंग्लिश में होना चाहिए, और दोनों में से किसी भी एक मास्टर डिग्री में आपका एटलीस्ट 2% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, तब आप क्या है इस वाले ऑप्शन से नंबर 4 से आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे करने के लिए। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन 3 वाले पे, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट मुझे लगता है ऑप्शन 3 वाला होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, ऑप्शन 3 को हम लोग ध्यान से देखेंगे, आस्ते से करके पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सेकंड क्लास पहले बोला, मतलब फिर से क्या हो गया आपका 50%। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विथ साथ में इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल अलॉन्ग विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रेक देंगे, यहाँ पे बहुत लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा है, हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। पहला बोला गया एमए होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे किया एमए इन संस्कृत हो या इकोनॉमिक्स हो या कॉमर्स हो, 3 सब्जेक्ट बोला है, संस्कृत, इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स हो, एमए होना चाहिए मास्टर डिग्री। क्या होना चाहिए हमारा सेकंड क्लास, मतलब कितना होना चाहिए 50% होना चाहिए, हो गया। अब ये चीज़ में से कोई एक हो आपके पास, प्लस विथ साथ में क्या होना चाहिए आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होना चाहिए। अभी इस पर क्या बोला है, बोथ एज सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। अब देखिए जब पहला वाला लाइन में क्या बोल रहा है वो लोग, या तो आपने हिंदी या इंग्लिश दोनों किसी में नहीं किया, मान लीजिए किसी और विषय में किया, किसी और मतलब किसमें, ओनली 3 में, संस्कृत में, इकोनॉमिक्स में और कॉमर्स, अगर इस तीनों में आपने मास्टर डिग्री किया मान लीजिए, तो फिर उनको चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों। अब वो कहाँ चाहिए, तो हिंदी इंग्लिश दोनों इस पर चाहिए उनको ग्रेजुएशन लेवल पे। इसके पहले क्या हो रहा था, एक मांग रहे थे मास्टर में, एक मांग रहे थे बैचलर में, है ना। पर यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों उन्होंने मांगा है बैचलर में ही, आपका ग्रेजुएशन में मांगा है उन्होंने। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि मास्टर में उन्होंने ऑप्शन दिया अलग सब्जेक्ट का, संस्कृत है, इकोनॉमिक्स है और कॉमर्स है, ये हो गया। और साथ में क्या चाहिए आपको, होना चाहिए पीजीडीटी, फिर से लिख दिया उन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, आपका ये होना चाहिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो 3 चीज़ें हो गई, एक एमए इन संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स हो आपके पास, ठीक है। साथ में फिर चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश चाहिए, जो उसका एज यूजुअल है रूल, वो कहाँ चाहिए आपको, तो आपका चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों चाहिए आपका डिग्री लेवल पे, मतलब आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए हिंदी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, तो ये हो गया। अब फिर अगला क्या बोला है, होना चाहिए आपका पीजीटी, ये आपका अगर ये है आपका तो आप फुलफिल आप कर पाएंगे, तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। जो पीजी से आप फिर से वो भर नहीं पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे और एक लाइन उन्होंने क्या बोला एक्स्ट्रा, इन ल्यू ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ हिंदी एट बैचलर डिग्री लेवल, ठीक है, वन मे हैव रिकग्नाइज हिंदी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू द बैचलर डिग्री। यहाँ पे 2 चीज़ें बोला है इस लाइन में। पहला बोला जा रहा है कि इन ल्यू मतलब होता है के बदले, ठीक है, तो इन ल्यू ऑफ सब्जेक्ट ऑफ हिंदी एट बैचलर डिग्री, जैसे उन्होंने मांगा यहाँ पर बोला ना, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, बैचलर में। तो बैचलर में जिनके पास हिंदी इंग्लिश दोनों है तो भर पाएंगे, पर जिनके पास मान लो बैचलर में हिंदी नहीं है, वो अगर हिंदी पढ़ाई नहीं की अपने बैचलर डिग्री में, वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक छूट दिया गया है। बोला जा रहा है कि उनको एक ऑप्शन दिया अल्टरनेट करने का, कि इन ल्यू ऑफ सब्जेक्ट ऑफ हिंदी, ठीक है, हिंदी का सब्जेक्ट कहाँ पर, एट बैचलर डिग्री, जो उन्होंने बैचलर में पढ़ा था हिंदी, वो
वन मे हैव रिकग्नाइज हिंदी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू बैचलर डिग्री। अगर उनके पास हिंदी माले नहीं है तो उसके बदले में अल्टरनेट ऑप्शन क्या दे रहा है, अगर उसने कोई हिंदी का अलग से कोई और कोर्स किया हुआ है, ठीक है, कोई डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट कोई किया है, जो कोर्स क्या है हमारा इक्विवेलेंट कहलाता है, हमारा बैचलर डिग्री के बराबर कहलाता है, अगर तो फिर वो मान्य हो जाएगा। यहाँ पर वो उसको यहाँ पे भरने फॉर्म दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है। क्या बोला जा रहा है, इन लिeu ऑफ सब्जेक्ट ऑफ हिंदी एट बैचलर डिग्री, ठीक है, मतलब ये मतलब होता है अल्टरनेट या किसके बदले में। तो जो भी आपका था ना ग्रेजुएशन में हिंदी बोले थे वो सब्जेक्ट, अगर वो आपके पास नहीं है मान लीजिए, उसके बदले में वन मे हैव रिकग्नाइज हिंदी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू द बैचलर डिग्री लेवल। अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ किया हुआ है हिंदी कोर्स के रिलेटेड में, जो किया है वो जो कोर्स है हमारा हिंदी वाला, वो इक्विवेलेंट माना जाता है हमारा बैचलर डिग्री के बराबर में, है ना, उसकी जो मान्यता है वो हमारा जो ग्रेजुएशन कहलाता है, ग्रेजुएशन डिग्री उसके बराबर माना जाता है अगर मान लीजिए, तो फिर वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तब उनको अपने बैचलर डिग्री में हिंदी पढ़ा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंग्लिश अभी भी चाहिए, आपको इंग्लिश जरूर होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री में, लेकिन साथ में हिंदी अगर आपने नहीं पढ़ा है सब्जेक्ट, तो इस हिंदी का बदले में उन्होंने अल्टरनेट ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि उसके बदले में आपने कुछ और अगर किया हो तो कर सकता है वो। जैसे क्या होता है यहाँ पे मैंने कुछ सर्च किया अगर, तो मुझे क्या मिला है कि कोई और हिंदी का कोर्स है जो मान्य हो, तो उसमें मैंने देखा एक आ रहा है हमारा दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा, एक DPSP एक संस्था है। ये क्या है, ये बहुत तरह का अलग अलग तरह का कोर्स कराती है हिंदी के ऊपर में, जिसका कुछ नाम दिया गया है प्रवीण कोर्स एक है, फिर राष्ट्रभाषा है, एक राष्ट्रभाषा विषाद करके ऐसा कोर्स है। ये सारे कुछ कोर्स हैं जो कि अच्छे एक एडवांस लेवल के कोर्स हैं, जो कि 1 साल का है, कोई 1.5 साल का है, इसमें डिप्लोमा टाइप का कोर्स है। पर इन सारे कोर्स को करने के बाद इन कोर्स की जो मान्यता है वो उन्होंने एज ए बैचलर डिग्री के रूप में दी गई है। तो अगर जिन लोगों के पास मान लीजिए अगर आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश तो आपने पूरा कर लिया, फुलफिल हो गया, लेकिन आपका हिंदी फुलफिल नहीं हो पा रहा मान लीजिए, और उसके बाद अगर किसी ने इस तरह का कुछ कोर्स करके रखा हुआ है, तो फिर वहाँ पे ये वाला इस वाले ऑप्शन से नंबर 3 वाले ऑप्शन से वो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म को भरने के लिए। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला है बोला MA इन संस्कृत, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। साथ में क्या होना चाहिए आपके पास, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। फिर बोला है साथ में होना चाहिए आपका PGET, ये भी अनिवार्य, ये 3 होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए। अब इसमें से जो नंबर 2 बोला है उसमें 2 ऑप्शन दिया था, हिंदी इंग्लिश दोनों होना चाहिए, उसमें अब उन्होंने छूट दिया है, किसको लेकर छूट दिया है, हिंदी को लेकर छूट दिया है, इंग्लिश को कुछ भी नहीं बोला, इंग्लिश आपका मस्ट होना ही चाहिए। जो हिंदी वाला है उसको बोला अगर आपने हिंदी मान लीजिए नहीं पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन लेवल में उस सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपने किसी ने लिया होगा हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, फर्स्ट ईयर में उन्होंने कुछ कर लिया होगा, फर्स्ट ईयर में अदर्स विषय होंगे उसमें, तो उन्होंने एज ए इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा था फर्स्ट ईयर्स में जो भी मार्क्स के थे, लेकिन उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ा मान लीजिए। लेकिन जो हिस्ट्री का ये जो है स्टूडेंट, इसने क्या किया है, इस तरह का एक हिंदी का अलग से कोर्स किया हुआ है जिसका नाम इन सब में से कोई एक है, मान लीजिए प्रवीण है, राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा विषाद है। अगर इस तरह का उन्होंने कोई कोर्स किया हुआ है और इस कोर्स का जो वैलिडिटी है, जो मान्यता है, उसको हम लोग मान एज ए ग्रेजुएट लेवल के बराबर, तो फिर वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे वो, तो वो फॉर्म को भर पाएंगे, है ना। तब उनको क्या है, ये वाला जो हिंदी वाला पार्ट है, ये वाला वो उस वाले कंडीशन से फुलफिल कर पाएंगे, और उसका PGT होना चाहिए अनिवार्य है, तब वो इस वाले ऑप्शन नंबर 3 से वो फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल में लाया होगा, उसका जो मतलब है इन लिeu ऑफ का मतलब क्या होता है, जो थर्ड वाले पॉइंट में दिया गया है, क्योंकि थर्ड वाला पॉइंट बहुत ही सारा कॉम्प्लिकेटेड से दिया हुआ है ना, उसको मैं यहाँ पे डिटेल में करने की कोशिश किया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ पाया होगा। इन लिeu का मतलब भी बोल रहा है, इफ़ समवन डज नॉट हैव हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन देयर बैचलर डिग्री, they can still qualify for the position by possessing a Hindi qualification that is considered equivalent to a bachelor degree, है ना। जिनके पास अगर हिंदी का सब्जेक्ट में नहीं था मान लीजिए, उसके बाद उन्होंने कुछ और हिंदी का एक कोर्स वगैरह किया जो कि उसके इक्विवेलेंट माना जाता है, अगर उस तरह कुछ किया है मान लीजिए, तो फिर वो एलिजिबल हो पाएंगे। ये कहाँ पे ऐसा मांगते हो, ऐसा बोल रहे हैं कि जो इस तरह का दिस इज ऑफन सीन इन द रिक्रूटमेंट फॉर द रिक्वायरिंग द हिंदी लैंग्वेज, जहाँ पे भी कोई हिंदी से स्पेशल कोई पोस्ट निकला होगा, वहाँ पे इस तरह का ये कंडीशन फुलफिल आता है, और इसका कंडीशन वो वहाँ पे देते हैं। जैसे एग्जांपल बोला है नवाड या RBI का जो हमारा वैकेंसी है, इसमें इस तरह का ये मांगते हैं, ऑफिसर ग्रेड A राजभाषा को बोल के पोस्ट रहता है, उसके में ये वाला चीज़ें मांगते हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है इसमें दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, एक हमारा ये इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, अलग अलग तरह का कोर्स प्रोवाइड करती है लैंग्वेज को लेकर, भाषा के ऊपर लेकर, क्योंकि मेन भाषा का ये डिपार्टमेंट का कोर्स। एग्जाम्पल क्या है इसका अगर बताऊँ मैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, और सेम हमारे महाराष्ट्र में भी एक महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा करके, इस तरह से बहुत सारे अदर स्टेट में, उड़ीसा में भी एक उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद बोल के नाम का है, कुछ समिति वगैरह, ये सभी क्या अलग तरह का कोर्स करवाती है। तो वहाँ से अगर किसी ने अगर प्रॉपर कोर्स किया है हिंदी लैंग्वेज के ऊपर में, है ना, जैसे लाइक प्रवीण उत्तरार्थ एक कोर्स है, ये भी एडवांस लेवल का कोर्स है, ये अगर किसी ने किया मान लीजिए, तो ये इक्विवेलेंट है BA के बराबर माना जाता है इसको। तो अगर ऐसा कुछ किसी ने किया हुआ मान लीजिए, तो फिर उनको वहाँ पे हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इस वाले से भी क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ कोर्स का यहाँ पे क्या कराती है, इसका डिटेल हो गया। तो DBHPS का नाम है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा परिषद, है ना। ये क्या देखिए इतना सारा वेरियस हिंदी लैंग्वेज कोर्स डिफरेंट लेवल, दिस इंक्लूड द
परिचय, प्राथमिका, फिर मध्यमा, फिर राष्ट्रभाषा, प्रवेशिका, राष्ट्रभाषा, विशारद एंड राष्ट्रभाषा प्रवीण। तो ये स्टार्टिंग में कुछ 6 महीने का है, कुछ 3 महीने का कोर्स है, ये लोअर वाला है। आगे जाके ये वाला कुछ एडवांस लेवल का कोर्स है जो वहाँ पर करने से वो आपका बीए के बराबर वो माना जा रहा है। इन एडिशन टू दिस कोर्स दे आर प्रोवाइडिंग द एमए इन हिंदी, और ये सब पीजीटी ये करा रहे हैं। माने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हमारा यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं एक तरह से, वो क्या कर रहा है, बाकी पीजीटी वगैरह वो करवाते हैं। यहाँ डिटेल में वो दिया है इस बारे में। बाकी जो मैंने बताया कोर्स का नाम देखिए यहाँ पे दिया है, ये वाला कोर्स का नाम है राष्ट्रभाषा। ये एडवांस लेवल का कोर्स है ना, हिंदी लैंग्वेज प्रोफेसर। फिर सेफ्ट राष्ट्रभाषा विदर्भ से, ये भी हमारा एक एडवांस लेवल का कोर्स है। इसमें जो इवन यहाँ जो हमारा केरला गवर्नमेंट है उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। किस लिए? क्वालिफिकेशन फॉर द हिंदी टीचर इन द गवर्नमेंट इन एड स्कूल। जो भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है उनको ये वाला कोर्स को करना अनिवार्य है। यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट किया, ये एडवांस लेवल का कोर्स है हिंदी का। ये उसका कुछ वेबसाइट हो गया जो मेन है, वेलकम टू द दक्षिण भारतीय ये मद्रास, चेन्नई जो हमारा वो मद्रास में इसका हेड ऑफिस है, वहीं से ये वाला कोर्स कराया था। तो ये कुछ एग्जांपल था जो यहाँ पे बताया मैंने। पर इसमें से जो सबसे आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन था वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ पाया होगा। सबसे ईजी है पहला वाला, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या था, सिंपल वो मांग रहे थे फर्स्ट वाले ऑप्शन में एमए इन हिंदी, ठीक है। क्या बच गया हमारा इंग्लिश, वो कहाँ चाहिए हमको, चाहिए डिग्री लेवल पे, बात खत्म है, ठीक है। और इसमें उनको पीजीटी नहीं चाहिए ऑप्शन 1 में। जो सेकंड ऑप्शन था उसमें बोला गया एमए इन इंग्लिश चाहिए अब उनको, साथ में फिर क्या चाहिए, हिंदी बच गया, वो चाहिए आपको एज ए डिग्री लेवल पे, एज ए ग्रेजुएट लेवल पे चाहिए, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, है ना। फिर साथ में चाहिए आपको पीजीटी सेकंड वाले ऑप्शन में। फिर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था उसमें था डबल एमए चाहिए उनको, एमए हिंदी भी चाहिए और एमए इंग्लिश भी चाहिए उनको, और बस इससे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बाकी बोला दोनों में से आपका किसी भी एक में मिनिमम सेकंड डिवीजन या फिर सेकंड क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं 50%, वो होना चाहिए, तो आप भर पाएंगे फॉर्म को। और सबसे जो मोस्ट था कॉम्प्लिकेटेड वाला वो था हमारा ऑप्शन 3। इसमें बोला गया बहुत सारी चीज़ें, मैंने इसमें हिंदी इंग्लिश के अलावा उन्होंने मांगा संस्कृत हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, मास्टर डिग्री में सेम सेकंड क्लास से होना चाहिए। फिर साथ में क्या चाहिए उनको, बैचलर डिग्री पे चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए उनको, बोथ हिंदी इंग्लिश चाहिए एज ए डिग्री लेवल पे सब्जेक्ट। अगर है तो भर सकते हैं। अगर किसी ने वो अगर हिंदी नहीं किया मान लीजिए, उसके बाद उन्होंने ऑप्शन दिया अल्टरनेट करके कोई और कोर्स किया हिंदी में अगर, तो वो भर पाएंगे। और साथ में हमारा पीजीटी यहाँ पे अनिवार्यता करना, ये कर सकते हैं। तो ये था इसका क्वालिफिकेशन डिटेल में। उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो रहा है अगर आपको, आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जिनको अगर जो लोग इस क्वालिफाई कर पा रहे हैं इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आप प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छा जॉब है ये, बहुत अच्छी सैलरी भी इसमें मिल रही है। और एग्जाम का डेट भी उन्होंने दे दिया ऑलरेडी, उन्होंने 16 अगस्त को इसका एग्जाम होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।